ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अपना HTML CSS तो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में आती है अपनी जावा स्क्रिप्ट। देखो, HTML का यूज किया जाता है वेब पेज के स्ट्रक्चर को, एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। CSS का यूज किया जाता है उसको डिजाइन या फिर स्टाइल करने के लिए। जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है उसके अंदर प्रोग्रामिंग के लिए। जावास्क्रिप्ट जो होती है वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अपने वेब पेज के बिहेवियर के लिए या फिर अपने वेब पेज के अंदर प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कितने टाइप से अपन जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे HTML के अंदर जो आपकी CSS होती है उसको कितने टाइप से यूज कर सकते हैं अपन, पता है? HTML के अंदर CSS कितने टाइप्स की होती है ये बताओ। हाँ, एक इनलाइन हो गई, दूसरी एक्सटर्नल होती है, इनलाइन होती है। कितने टाइप्स, कितने होते हैं नाम, चलो छोड़ो। दो टाइप्स होते हैं तो दो तो हो ही गई है, इनलाइन और एक्सटर्नल। तीन होती है, इनलाइन होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। तीन टाइप से अपन CSS को यूज कर सकते हैं। इनलाइन होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल भी होता है। ऐसे ही वेब पेज के अंदर जो जावा स्क्रिप्ट होती है उसको दो टाइप से अपन यूज कर सकते हैं। एक तो इंटरनल का यूज करके, दूसरा एक्सटर्नल का यूज कर। ठीक है, तो पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं बिल्कुल बेसिक से, जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका लिखने का तरीका, फॉर्मेट वगैरह वो सब चीजें भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए भी अपन क्या करेंगे, एक HTML की फाइल क्रिएट करेंगे। पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में शेयर करता रहूंगा सर। ठीक है, डेली की, क्लियर है? डेली इसी लिंक से ज्वाइन करना है जो आज मैंने आपको शेयर किया है ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर का नाम मैं रख दूंगा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट 9 के नाम से। ठीक है, क्लियर है? इसको ओपन कर लेंगे पहले अपन VS कोड के अंदर। तो राइट क्लिक किया और कर लिया ओपन विद कोड। इसके अंदर पहले मैं क्या करूंगा, अपनी एक HTML की फाइल क्रिएट करूंगा, क्योंकि वेब पेज के अंदर ही डिजाइन होता है और वेब पेज के अंदर ही क्या होता है, प्रोग्रामिंग ऐड होती है। तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो अपनी HTML की फाइल के अंदर ही अटैच होती है हमेशा। क्लियर है? तो आपको HTML की फाइल तो रखनी ही पड़ेगी। मैंने यहाँ पर रखा क्लास 1 के नाम से एक फाइल क्रिएट की, जिसका एक्सटेंशन क्या रख दिया, HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .html। तो मैंने यहाँ से .html से एक फाइल क्रिएट। अब इस फाइल के अंदर अपना पहला काम क्या होता है, HTML लैंग्वेज का सिंटेक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन मार्क लगाना है और एंटर कर देना, ऑटोमेटिक अपने आप ही सिंटेक्स टाइप होकर के आ जाएगा। तो पहले मैं बताता हूं जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, क्लियर है? ठीक है, पहले तो JS की फुल फॉर्म होती क्या है, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जो JS होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि अपने वेब पेज के अंदर कोई भी आपका क्या नाम है, वैलिडेशन यूज करना हो, कोई भी प्रोग्रामिंग ऐड करना हो, दोनों के लिए ही किसका यूज किया जाता है, आपका जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो पहली लाइन लिखो, जावा स्क्रिप्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड टू बिहेवियर ऑफ आवर वेब पेज। अपने वेब पेज के बिहेवियर के लिए किसका यूज किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है।
ठीक है। अभी तक आपने HTML और CSS के थ्रू ओनली क्या सीखा है, वेबसाइट्स को के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना और उसको डिजाइन करना। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आपका जो वेब पेज के अंदर प्रोग्रामिंग या फिर बिहेवियर का जो वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। और वेब डेवलपमेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है जावा स्क्रिप्ट का, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग जो है इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज किया जाता है। जैसे गेम डेवलपमेंट के लिए सी और C++ का कोड लिखा जाता है। जो आपकी जावा होती है वो बैकएंड को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, वेबसाइट्स का जो बैकएंड होता है उसके लिए। जो आपकी जावा स्क्रिप्ट होती है वो भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और जो आपका वेब पेज होता है या फिर वेब डेवलपमेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है। और जो आपकी क्या नाम है पाइथन वगैरह होती है, इसका वेब डेवलपमेंट के अंदर भी यूज किया जाता है। ज्यादातर अभी के टाइम पे इनका यूज होता है डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है, अलग अलग वर्क होता है। आपकी जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, वेब डेवलपमेंट। मतलब वेबसाइट्स को डेवलप करना, वेब डेवलपमेंट अगर आप सीख रहे हो तो उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा आपको, जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो JS इज यूज्ड टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है। इट कैन कैलकुलेट, CALCULATE, कैलकुलेट, मैन्युपुलेट, MANIPULATE, एंड वैलिडेट, VALIDATE। ठीक है, डेटा। क्लियर है। किसी भी डेटा को कैलकुलेट करना हो, मैन्युपुलेट करना हो, ठीक है, और वैलिडेट करना हो, इन सब के लिए भी किसका यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट के अंदर, जावा। जैसे अभी अगर आपने मान लो वेबसाइट्स के अंदर ये करना है कि 2+2, ठीक है, तो ये सम नहीं करता, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा प्रिंट करा देगा। ठीक है, बट जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, इसको कैलकुलेट करा सकता है। तो यही होती है प्रोग्रामिंग पावर, या फिर आप बोल सकते हो क्या नहीं, वेब पेज का बिहेवियर। ये सब क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही होता है। HTML क्या करेगा, डायरेक्ट इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आउटपुट में शो करा देगा। जैसे मैंने यहाँ पर रन कराया तो आपको दिखेगा जो जो मैंने कोड लिखा, जो जो मैंने वहां पर टाइप किया, बिल्कुल वैसा ही टाइप होकर के आपके पास में डिस्प्ले होकर के आ। क्लियर है। हेलो। इधर से ही जाते हैं, मतलब वो जाते हैं सांगानेर साइड से, तो वो सो डाला उनका ऑफिस है, वो इधर से ही आते हुए जाते हैं, तो वो बोल रहे कि मैं यहीं आ जाऊंगा स्टूडेंट, इधर ही बात कर लो। ठीक है, तो देखो वेबसाइट्स में या फिर वेब पेज HTML में जैसा आपने टाइप किया बिल्कुल सेम वैसा ही प्रिंट कर दिया उसने। अब 2+2, वैसे देखा जाए तो प्लस किस लिए यूज किया जाता है, दोनों को ऐड करके करने के लिए। तो अगर ये जावास्क्रिप्ट के अंदर होता तो ये कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, ये क्या होता हो जाता, कैलकुलेट हो जाता, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ही क्या करता है, वेब पेज के बिहेवियर के लिए, पावर के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। HTML में लिखा बिल्कुल एज इट इज प्रिंट करा दिया। तो ये काम किसका होता है, आपका जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट को एक वेब पेज के अंदर अपन दो टाइप से यूज कर सकते हैं। जैसे CSS को यूज करने के तीन टाइप्स होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल। ऐसे जावा स्क्रिप्ट को आप इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप से यूज कर सकते। ठीक है। देखो
ये कर दिया मैंने, यहां से हटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जेएस या फिर जावा। ठीक है, देयर आर, या फिर देयर आर टू वे टू यूज द जावा स्क्रिप्ट इन अवर वेब पेज। अपने वेब पेज के अंदर जावा स्क्रिप्ट को यूज करने के दो वे होते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं आपके। कौन कौन से? फर्स्ट होता है आपका इंटरनल जेएस, ठीक है, और सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल जेएस। ठीक है, तो जैसे आपको क्या नाम है, सीएसएस के अंदर जब आप एक्सटर्नल या ये सॉरी इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट के लिए आपको कोई भी अलग से फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बट एक्सटर्नल सीएसएस के लिए आपको अलग से फाइल क्रिएट करनी होती थी, जिसका एक्सटेंशन क्या होता था, डॉट सीएस। ठीक है, ऐसे ही सेम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए तो आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ेगी, बट इंटरनल जेएस के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एचटीएमएल की फाइल के अंदर ही अपन इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते। कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो प्रोसेस आपको पूरा बता। ठीक है, क्लियर है? द इंटरनल जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू, ठीक है, या फिर यूज्ड इनसाइड द बॉडी टैग। ठीक है, यूज इन स्क्रिप्ट टैग, SCRIPT। ठीक है, क्लियर है? इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो होती है वो आपकी बॉडी टैग के अंदर ही यूज की जाती है, और उसको यूज करने के लिए आपको अपने बॉडी टैग के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर क्या लगाएंगे अपन, एक स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, और उस स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग के अंदर रखेंगे, और उसके अंदर जो रहेगी आपकी स्क्रिप्ट या फिर प्रोग्रामिंग, वो किस कौन सी जेएस रहेगी, आपकी इंटरनल। बट इस फाइल से बाहर की कोई भी सीएसएस जो होती है या फिर जेएस जो होती है, वो क्या होती है, आपकी एक्सटर्नल। उसके लिए फिर आपको नई फाइल भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके अंदर रखनी पड़ेगी आपकी प्रोग्राम। पहले इंटरनल यूज करके देखते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे अपन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? इनको मैं कर देता हूँ कमेंट, एक बार इनको कर दो, एक बार इनको कर दो, और एक बार। क्लियर है? तो ये आपका बॉडी टैग ही है। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर अपन क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या रहेगा, आपका इंटरनल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आप देखो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो तो अपन ने जावा स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट एक छोटा सा आपको एक फंक्शन बताता हूँ। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप अपने इस वेब पेज के अंदर कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या है, आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, वेब पेज के अंदर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराने के। ठीक है, तो वो एक छोटा सा फंक्शन आज यूज करेंगे। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरे को मान लो कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराना, अभी अपने वेब पेज के अंदर कुछ भी जो है आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ना तो आपने HTML के थ्रू कुछ प्रिंट कराया है, ना ही आपने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। हाँ, जावा स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए आपने स्क्रिप्ट टैग का तो यूज कर लिया, बट अगर आप अपने वेब पेज के अंदर कोई भी पहला एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो आपको एक फंक्शन याद रखना पड़ेगा हमेशा। जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर रहेगा आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर वो आपकी स्ट्रिंग रहेगी, जिसको आप अपने वेब पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हो। जैसे मान लो मैं अपने वेब पेज में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, दिस इज बाय इंटरनल जावा स्क्रिप्ट।
तो आपको क्या रखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास का, ठीक है। दिस इज माय इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, क्लियर है। अब वेब पेज को रिलोड किया मैंने, तो वेब पेज को रिलोड करते ही देखो आपके वेब पेज के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले होकर के आ गया, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है दिस इज माय इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, क्लियर है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन होता है किसी भी वेब पेज के अंदर कोई भी मैसेज राइट करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। देखो राइट मेथड जो होता है वो क्या करता है, अपने HTML के अंदर राइट का मतलब क्या होता है, एक तरह से लिखना ही तो होता है, राइट मतलब लिखना, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन का मतलब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट क्या है, ये आपका HTML पूरा डॉक्यूमेंट ही तो है। पहली क्लास में मैंने बताया था फर्स्ट वाले टैग का मतलब क्या होता है, डॉक टाइप HTML, इसका मतलब ये है कि जो आप HTML यूज कर रहे हो वो एक डॉक्यूमेंट टाइप का HTML, ठीक है। तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू यही बता रहे होते हो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब HTML के अंदर ये राइट कर दो, और राइट क्या करना है, वो अपनी तरफ से आप कुछ भी राइट करा सकते हो, क्लियर है। अब मान लो आपको एक और मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो फिर से आपको किसका यूज करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। इस बार मैंने डिस्प्ले करा दिया फॉर एग्जाम्पल हेलो, ठीक है, ब्रूट ACADEMY, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपके सामने दो मैसेज डिस्प्ले होकर के आ जाएंगे, आ गए ना, दिस इज माय प्रो क्या नाम है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और साथ में आ गया हेलो ब्रूट अकेडमी। अब ये दोनों अलग अलग फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं, बट आउटपुट इनका कैसे आया, एक ही लाइन में। वो क्यों, क्योंकि जो आपका वेब पेज होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट लाइन ब्रेक नहीं होती। अगर आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हो तो अपन यूज करते थे BR टैग का, जब ये इसके अंदर HTML के अंदर BR टैग का यूज किया था। ऐसे ही आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी दोनों फंक्शंस के बीच में BR टैग का यूज करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो, या तो ये वाली लाइन कंप्लीट होने के बाद में यूज कर लो, या फिर आप यहां पर यूज कर लो, एक ही बात है तो दोनों के बीच में ही। तो आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या करोगे, BR टैग का यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की इन्वर्टेड कोमास में जब आप BR टैग लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ से लाइन जो है वो ब्रेक होकर के आ जाएगी, क्लियर, समझ गए। तो ये होता है आपका इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, जो कि आपका बॉडी टैग के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग चलाने के बाद में उसके अंदर यूज किया जाए, क्लियर है। ऐसे ही आपकी एक होती है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको एक नई फाइल लेनी पड़ेगी जिसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .js, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करोगे। अब जावा स्क्रिप्ट की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या रहेगा, आपका .js, ठीक है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए करना पड़ेगा क्रिएट ए न्यू जावा स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, विद द .js एक्सटेंशन, ठीक है, क्लियर है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए आपको एक नई जावास्क्रिप्ट की फाइल लेनी पड़ेगी जिसका एक्सटेंशन क्या रखना पड़ेगा आपको, .js, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो यही सेम काम जो मैंने इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज करके किया है वो मैंने एक बार के लिए कमेंट कर दिया, तो कमेंट अगर आप कर दोगे तो ब्राउजर से वो आपका पूरा कंटेंट जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज होती है जो यूज की जाती है वेब पेज के अंदर से किसी भी कंटेंट को हाइड करने के लिए, ठीक है। अब यही सेम दोनों लाइनें मैं जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जावास्क्रिप्ट की नई फाइल, फाइल क्रिएट करने के लिए अपन यहाँ पर आ जाएंगे, न्यू फाइल, फाइल का नाम मैंने रख दिया class1.js। जेएस क्या होता है, आपकी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो .js से अगर आपने फाइल को सेव कराया है तो मतलब ये किसकी फाइल है, अपनी एक जावा स्क्रिप्ट की ही फाइल। अब
फंक्शन थोड़ी ना चेंज होगा, फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, फंक्शन तो आपको सेम ही रखना है, चाहे आप इंटरनल का यूज करो चाहे आप एक्सटर्नल का यूज करो। मैं यहां से डिस्प्ले कराना चाहता हूं, मान लो दिस इज माय एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट, और फिर मैंने रख दिया हेलो ग्रुप अकेडमी। तो क्या अपने वेब पेज में डिस्प्ले होकर के आएगा ये कंटेंट? हाँ, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करने के लिए, ठीक है, वेब पेज से या फिर एचटीएमएल वाले पेज से सीएसएस वाली फाइल को कनेक्ट करना पड़ता है, वैसे ही आपको अभी भी जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको अपनी एचटीएमएल की फाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना है बॉडी टैग के अंदर ही, ठीक है, इसका एक स्क्रिप्ट टैग का। कनेक्ट करने के लिए वही सेम स्क्रिप्ट टैग होता है। स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग टैग के अंदर एक एसआरसी एट्रीब्यूट होता है। इस एसआरसी एट्रीब्यूट में क्या आ जाएगा, अपनी जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल का पाथ। तो आपको अगर सेमी फोल्डर के अंदर है वो फाइल, तो आप डॉट स्लैश का यूज कर लो, सजेशन आ जाएगा। क्लास 1.js को लिंक करना है तो एंटर कर देंगे, लिंक हो गई। लिंक होते ही जो भी आपने एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट से अपने वेब पेज के अंदर जो भी मैसेज डिस्प्ले कराया हुआ था वो डिस्प्ले होकर के आ जाए। क्लियर है? अब मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को एक साथ रन कर देता हूँ। तो वेब पेज के अंदर पहले आपका ये मैसेज डिस्प्ले होकर के आएगा, क्योंकि अगर आप HTML में देखोगे तो बॉडी टैग में सबसे पहले क्या आई है आपकी, ये वाला टैग है ना। ऐसे ही तो होता है, अगर मान लो आपके पास में एक H1 टैग ये है, ठीक है, एक पैराग्राफ टैग ये है, तो वेब पेज में पहले डिस्प्ले कौन होता है अपना, जो सबसे पहले रहेगा। मतलब H1 पहले डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद में पैराग्राफ डिस्प्ले होगा। सेम यही प्रोसेस किसके अंदर होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर। अगर आपकी पहले इंटरनल जावा स्क्रिप्ट है तो वो क्या करेगा, आपका सबसे पहले इंटरनल को ही डिस्प्ले कराएगा। हो गया ना? मैं मान लो यहाँ पर भी बी आर टैग का यूज कर लेता हूँ ताकि यहाँ से भी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, आपकी पहले कौन सी सीएसएस चली, नहीं सॉरी, पहले कौन सी जावा स्क्रिप्ट चली, इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, फिर कौन सी चली आपकी, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। क्लियर है? अब मैं मान लो इसको कॉल करा देता हूं आपकी इस वाली स्क्रिप्ट से पहले, ठीक है। तो अब क्या आएगा आपका आउटपुट के अंदर, पहले आपका एक्सटर्नल चलेगा फिर आपका इंटरनल चलेगा। अब एक्सटर्नल में भी हेलो क्रूट एकेडमी के बाद में आपको बी आर टैग लगाना पड़ेगा, तभी तो वो नई लाइन से स्टार्ट होकर के आएगा। क्लियर? तो यहाँ से भी लाइन ब्रेक मिल गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया, आप एक टाइम पे दोनों सीएसएस भी यूज कर सकते हो, बट फिर आपको चेक ये करना पड़ेगा कि आपको पहले कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल रखनी है। ठीक है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, जो टॉप में रहेगी वही सबसे पहले यूज। क्लियर है? अगर आप इसको एक्सटर्नल जेएस को, जरूरी नहीं है आप क्या नाम है बॉडी टैग के अंदर ही कॉल करो, आप कॉल जो है वो हेड टैग के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, हेड के अंदर भी कॉल करा सकते हो, बट वो चीज गलत हो जाती है। वो गलत क्यों होती है, देखो, मान लो मैंने इसको कॉल करा दिया आपके हेड टैग के अंदर, ठीक है, और स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, किसकी प्रोग्रामिंग, जो अपना वेब पेज होता है, ठीक है, जो अपना एलिमेंट होता है उसकी। अब मान लो आपका ये एक एलिमेंट है जिसमें मैंने प्रिंट कर दिया हेलो HTML, ठीक है। तो आपका एलिमेंट आने से पहले प्रोग्रामिंग आएगी, कि पहले क्या चला आपका जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद में बॉडी टैग चलेगा, पहले तो हेड ये सब चलेगा ना। तो हेड टैग के अंदर ही आपने कॉल करा दिया। कॉल कराने का मतलब ये है प्रोग्रामिंग पहले आ गई जावा स्क्रिप्ट, फिर आपका क्या आया, एलिमेंट आया। बट होता कैसे है, मान लो आपने किसी भी एलिमेंट का कलर चेंज किया है, तो आपका कलर चेंज पहले हो, एलिमेंट बाद में, ये चीज तो गलत होगी। पहले एलिमेंट फिर उसका कलर चेंज, ऐसे ही पहले एलिमेंट फिर उसके अंदर क्या है प्रोग्राम। तो आपका इससे क्या होगा, पहले आपकी
जो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट चलेगी, फिर आपका ये H1 डिस्प्ले होगा, फिर आपका इंटरनल जावास्क्रिप्ट चलेगी। इस बार ये चलेगा, ठीक है। तो मतलब पहले आपका प्रिंट होकर के आएगा एक्सटर्नल, फिर आपका चलेगा जो बॉडी टैग में पहले मिला, फिर आपको सबसे लास्ट में मिला था आपका इंटरनल, ऐसे डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा आपको ये जो आपका एक्सटर्नल जेएस होता है इसको कहाँ पर लिंक कराना पड़ता है? अपने बॉडी टैग के बिल्कुल एंड में। मतलब पहले आपका पूरा वेब पेज का एलिमेंट या फिर कंटेंट रहेगा, देन उसके बाद में डिस्प्ले होकर के आएगा अपना जावा। अब क्या प्रिंट होगा? पहले तो H1, फिर आपका इंटरनल जेएस, और फिर रहेगा आपका एक्सटर्नल। क्लियर? ऐसे, ठीक है। समझ आ गया? तो ये प्रोसेस होता है आपका, और यही आपका क्या है, एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा इसका जावा इस। क्लियर है? समझ आया? अब अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए ना मैं एक क्लास 2 ले लेता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक कंप्लीट तो होगा नहीं, तो कल ही कंप्लीट कराना पड़ेगा। उसका इंट्रोडक्शन वगैरह बता देता हूँ। ये तो मैंने जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन बनाया। अभी अपन देखो, दो टाइप्स होते हैं वैसे तो जेएस के, बट अपन सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे वो कौन सा रहेगा? अपना जैसे अपन एक्सटर्नल सीएसएस सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक सेपरेट फाइल होती है। एक्सटर्नल सीएसएस यूज करोगे तो आपको अपने HTML वाले पेज में डिजाइन करना ही नहीं पड़ेगा, आपको कहाँ पर करना पड़ेगा? अपनी नई फाइल क्रिएट करो। ऐसे ही एक्सटर्नल सीएस के अंदर क्या होता है, आपकी एक नई फाइल होती है, ठीक है। मतलब अलग से फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट अलग, HTML अलग, और एक्सटर्नल सीएसएस से सीएसएस की फाइल की अलग। तो हर एक आपकी जो है लैंग्वेज की फाइलें जो है वो अलग अलग रहेगी, तो कोड जो है वो सेपरेट रहेगा। ठीक है? क्लियर? अब मैं यहाँ पर रखता हूँ class2.html, ठीक है। और इसी के साथ में मैं एक्सटर्नल जेएस को यूज करने के लिए रखूंगा class2.js, ठीक है। 2.html के अंदर मैंने पहले तो सिंटेक्स टाइप करा दिया। बॉडी टैग के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर एसआरसी डाल देंगे, एसआरसी के अंदर क्या करेंगे? अपनी जेएस वाली फाइल को लिंक करेंगे। मैंने यहाँ पर रखा class2.js, ठीक है। इसका राइट क्लिक करके कॉपी पाथ, पाथ कॉपी करने के बाद में ब्राउजर पर इसको रन, आपको HTML वाली फाइल ही करानी है, जेएस वाली नहीं करानी, ठीक है। क्लियर है? जेएस के अंदर तो अपन बस प्रोग्रामिंग करेंगे, वो अटैच हो गई HTML से, तो HTML की फाइल रन। ऐसे सीएसएस में अपन स्टाइल करते हैं, सीएसएस की फाइल अटैच हो जाती है अपने HTML वाले पेज से, HTML रन, ठीक है। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन के बाद में। जैसे आप सी अगर स्टार्ट कर रहे हो, C++, पाइथन, जावा, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन के बाद में अपना फर्स्ट टॉपिक आता है इंट्रो, ये वेरिएबल, ठीक है। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट ये वाला टॉपिक फिर आगे चल के आपके हर टॉपिक के अंदर यूज होगा, इसलिए सबसे पहले यही करा। वेरिएबल्स होता क्या है? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू, कोई भी आइटम स्टोर करके रखना हो, तो आपको यूज करना पड़ेगा एक कंटेनर। एक कंटेनर चाहिए होगा ना, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में अपन को कोई भी आइटम स्टोर करके रखना है तो अपन बॉक्स वगैरह ले लेते हैं, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको एक कंटेनर रखना पड़ेगा। उस कंटेनर को ही अपन वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। मतलब वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? variables is a container which is used to store the data या फिर वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है, इज लाइक ए कंटेनर, ऐसे, ठीक है, जो कि
किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी डेटा या फिर कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। क्लियर है। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स होता है वो अलग अलग। ठीक है, जैसे सी की अगर बात करें तो सी के अंदर वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है, पहले होता है उसका डेटा टाइप, फिर होता है वेरिएबल का नेम, फिर होता है इक्वल्स टू, और फिर क्या होता है जो भी आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हो या फिर डेटा रखना चाहते हो वो। ठीक है, बट अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इस सिंटेक्स का यूज नहीं होगा। अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करने का सिंटेक्स बहुत इजी होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख लो, हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल। ठीक है, लिखो, तो क्रिएट ए वेरिएबल। ठीक है, टू क्रिएट ए वेरिएबल। ठीक है, डिफाइन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए पहले तो आपको क्या करना है, डिफाइन द वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम डिफाइन करना। ठीक है, देन असाइन द डेटा और वैल्यू। और फिर आपको क्या करना है, कोई भी डेटा जो भी आप उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो या फिर वो वैल्यू जो आप उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, उसको क्या कर दो, असाइन। ठीक है, क्लियर है। सीधा सीधा सिंटेक्स ये हो गया। अगर आपको ये डेफिनेशन भी याद नहीं रहती है तो इस सिंटेक्स को याद रख लेना। क्या, पहले वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, फिर वो डेटा या फिर वो वैल्यू जो आप उसके वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो। क्लियर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक डेटा है। ठीक है, मेरे पास में एक डेटा है, एक क्लास है जिसके अंदर अपने पास में स्टूडेंट्स है, मल्टीपल स्टूडेंट्स है। तो मेरे पास में एक डेटा है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स का, जिसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। तो आपको कैसे स्टोर करना, कैसे वेरिएबल क्रिएट करना, वो चीज है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आपको एक वेरिएबल, एक डेटा है आपके पास में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स का, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक वेरिएबल बनाओ। तो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया मान लो स्टूडेंट्स के नाम से। ये जो वेरिएबल का नाम होता है ये चाहे आप कुछ भी रख सकते हो। हाँ, ठीक है, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या रूल्स होते हैं जिन चीज को आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हो, एप्पल स्टूडेंट्स आपका नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया, बट कुछ तीन चार आपके इसके भी रूल्स होते हैं। ठीक है, जो आपको फॉलो करने पड़े। अभी के लिए मैंने स्टूडेंट्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, इक्वल्स टू, और फिर क्या रहेगा, अपना डेटा। मान लो मेरे पास में जो नंबर से स्टूडेंट्स है वो है 40। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट्स के नाम से, और उस वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, अपना डेटा स्टोर कर। तो यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट है वो तो क्या है, वेरिएबल है, और जो आपका 40 है वो क्या है, आपका डेटा है। क्लियर है। ठीक है, ये यार, स्टूडेंट्स इज माय वेरिएबल एंड 40 इज डेटा और वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्टूडेंट्स है वो तो एक वेरिएबल है, और 40 क्या है, आपका डेटा या फिर वैल्यू। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, या फिर कोई दूसरी वैल्यू है नंबर्स ऑफ एप्पल्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक नया वेरिएबल लोगे। वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख लिया, एप्पल्स के नाम से, इक्वल्स टू, फिर उसके अंदर क्या कर दिया, मैंने डेटा स्टोर करा दिया, जो भी आपका डेटा है। तो यहाँ पर हेयर स्टूडेंट्स और एप्पल्स दोनों तो आपके क्या है, वेरिएबल है। और 40 और 29 जो उनके अंदर आपने डेटा स्टोर किया हुआ है वो क्या हो गई, आपकी वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, या तो आप वेरिएबल वैल्यू बोल सकते हो या फिर आपका डेटा। क्लियर है। ठीक है। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो
आप वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर तो करा ही सकते हो, अब जरूरत पड़ने पर आप उस डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे आपने किसी भी आइटम को एक बॉक्स के अंदर रख दिया, अब जब आप उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको लेके भी आओगे, उसको एक्सेस भी कर सकते हो। ऐसे ही सेम वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो वो भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, और प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अभी मैंने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का। मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी स्टूडेंट्स वाली वैल्यू को प्रिंट करा दो। ठीक है, एक स्ट्रिंग के साथ में पहले ऐसे लिखा हुआ है कि माय स्टूडेंट्स इज, और फिर वो वैल्यू प्रिंट होकर के आए। तो माय स्टूडेंट्स इज, ये तो क्या हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, एक तरह से डिस्प्ले करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने रखा माय स्टूडेंट्स इज, और फिर क्या कर दिया, वो वैल्यू आपको चाहिए तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपका जो वेरिएबल है वो कॉल करना पड़ेगा। और वेरिएबल हमेशा विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के कॉल होता है। क्लियर है? जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कभी भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट प्रिंट कराओगे। ठीक है, क्लियर है? इन्वर्टेड कॉमास का तब यूज किया जाता है जब आपको सेम एज इट इज ये का ये डेटा प्रिंट करना हो। जैसे मैंने एक तो रखा इन्वर्टेड कॉमास में स्टूडेंट्स, दूसरा मैंने रखा विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आउटपुट आएगा वो आएगा आपका एज इट इज जो आपने इस इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया वो। और जो आपके दूसरे वाले डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आउटपुट आएगा वो क्या देखेगा, अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो इस नाम से कोई वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल अगर उसको मिला तो उसके अंदर जो आपका डेटा आपने स्टोर कराया था या फिर असाइन किया था वो वैल्यू वो डेटा प्रिंट होकर के आ गया। क्लियर है? तो आपको वेरिएबल कब कॉल करना है, कब इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना है, कब नहीं करना, वो डिपेंड करता है आपके, आप प्रिंट क्या करना चाहते हो। आप अगर अपना नाम प्रिंट करा रहे हो, वेरिएबल एक्सेस नहीं कर रहे, तो इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना पड़ेगा। और अगर आप वेरिएबल एक्सेस कर रहे हो तो हमेशा आपको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के वेरिएबल का नाम लिख देना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को क्रिएट करना होता है, ऐसे उसको एक्सेस करना होता है। मान लो अब आपको जो है एप्पल्स का डेटा एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एप्पल्स, बट ये सब एक ही लाइन में डिस्प्ले होकर के आएंगे, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी आर टैग के लिए यूज करते हैं अपन। बी आर टैग किस लिए यूज किया जाता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो स्टूडेंट्स और 40 दोनों के बीच में लाइन ब्रेक आ जाएगी। अब 40 और 29 के बीच में भी लाइन ब्रेक चाहिए तो आपको यहां पर भी किसका यूज करना पड़ेगा, बी आर। अब ये देखो, एक तो आपका वेरिएबल, एक आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, दोनों डेटा को सेपरेट रखने के लिए दोनों के बीच में बस आपको कोमा का यूज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर भी लाइन ब्रेक। क्लियर है? ऐसे अपन वेरिएबल्स को जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं और ऐसे एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो ये करके देखो, अभी मीटिंग बस एंड होने वाली है। ठीक है, क्लियर। तो कल से सेम यही टाइम रहेगा, 9:45 से और 10:30 बजे तक 45 मिनट की क्लास। रिकॉर्डिंग मैं आपको डेली ग्रुप में शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। क्लियर? तो इस चीज की प्रैक्टिस करना जो आज मैंने करा है, इंट्रोडक्शन और वेब। ठीक है? क्लियर है? तो मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आपको नोट्स वगैरह बनाने हो तो उसी में से आप करना होगा। ठीक है पलक?